बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नॉलेज है चैप्टर नंबर 5 का वो है 5.2 और इसमें हमने इसको जो टाइटल दिया है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग द वेट। वेट की अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको कैलकुलेट करने की बात करना है। और ये नॉलेज जिस एसएलओ को कवर कर है वो एसएलओ भी यहां पे मैंने लिखा है, डिफाइन एंड कैलकुलेट द वेट। हमने एक तो वेट को डिफाइन करना है और दूसरा इसको कैलकुलेट करना है। एक होता है वेट को मेजर करना, एक्सपेरिमेंटली मेजर करना, जैसे अभी आपने मैथ को मेजर करने के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को पढ़ा, वो तो मेजरमेंट हो गई एक्सपेरिमेंटली। जब कैलकुलेट लिखा हो तो इसका मतलब थ्योरेटिकली आपने इसको डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है? थ्योरेटिकली कोई फार्मूला हम पढ़ेंगे और उस फार्मूले से इसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो बेटा इस एसएलओ में हमने वेट की डिस्कशन करनी है। अब वेट को अंडरस्टैंड करने से पहले बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? बेटा न्यूटन का नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसने बड़ा काम किया है फिजिक्स में। तो न्यूटन ने हमें एक लॉ जो है वो प्रपोज किया हुआ है, एक लॉ बताया है जिसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये लॉ क्या है कि अगर आपके पास कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमारे पास कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल करते हैं। और पुल का मतलब क्या होता है? पुल एक फोर्स है। पुल क्या है? एक फोर्स है। इट मींस कोई भी आपके मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जिनकी कोई मैस है, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स। उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं? ये एक लॉ है। जहां भी, इवन यहां पे आपके पास ये अगर रिमोट है, इधर बुक है, तो ये रिमोट और बुक ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि यहां पे एक और बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ है, तो अर्थ भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया जाता है उस फोर्स को आप क्या नाम देते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मेन जो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड कर रही है वो है मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है और उनकी मैसेज क्या है। अगर मैसेज की मिकदार, मैसेज बड़ी होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। हम इसके फार्मूले की तरफ डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बस इतना याद रखो, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होती है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। और दूसरी तरफ अगर मैस बड़ी होगी, अगर ये मैसेज को बड़ा कर दें तो उस केस में इनके दरमियान फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से बताया। तो बेटा अब हम आते हैं वेट की तरफ। तो वेट वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज? क्या होती है सेलेस्टियल बॉडीज? बेटा यहां पे जो इस यूनिवर्स की स्पेस में नेचुरली बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जिसमें अर्थ भी है, मून भी है, अदर प्लैनेट्स भी हैं। वो अर्थ जब कह दिया, पहाड़ वगैरह उसी के अंदर आ गए, ठीक है। अर्थ आपके पास आ गई, मून आ गया, इसके अलावा क्या है? प्लैनेट्स हैं डिफरेंट, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। इसके अलावा सन है। ये सारे के सारे जो ह्यूज ऑब्जेक्ट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब वेट की बात करते हैं। बेटा वेट क्या है? वेट बेसिकली एक ग्रेविटेशनल पुल है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। और कौन लगाता है? सेलेस्टियल बॉडीज लगाती हैं। जैसे यहां पे आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अर्थ क्या कर रही है? एक फोर्स लगा रही। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे ग्रेविटेशनल पुल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पुल।
तो इट मींस वही जो पुल है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाया जा रहा है अर्थ की वजह से, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप ऑब्जेक्ट का वेट कहोगे। उसे क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट का वेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मून के ऊपर है तो मून भी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट होगा। किसके ऊपर? मून के ऊपर। इसका मतलब है अगर हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी तब्दील होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट का वेट भी तब्दील हो सकता है। वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कैसे तब्दील होगा। अभी तो सिंपल आपको वेट की डेफिनेशन बताई है कि वेट को आप कैसे डिफाइन करते हो। मून के लिहाज से भी वेट को डिफाइन किया जा सकता है, अर्थ के लिहाज से भी वेट को डिफाइन किया जा सकता है, और अदर आपके पास कोई प्लैनेट है जैसे जुपिटर है, उसके लिहाज से भी आप वेट को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। बेटा मेरी बात समझ आई है? जी बेटा क्लियर है? अच्छा अब एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बेटा। सर आपने अभी कहा था कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या ऑल सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? जी बेटा दोबारा बोलो। ऑल? सब सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर भी जी जी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स? ऐसे ही देखो, यहां पे आप अगर कोई मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, उसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हो, ग्रेविटेशनल पुल कह रहे हो। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। जहां भी दो मैसेज आएंगी, हर एक मैस ने दूसरी मैस को अपनी तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। लेकिन इसमें अब वेट किसको कहते हैं? वेट नॉर्मली जो सेलेस्टियल बॉडीज की अट्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको वेट कहा जाता है। वेट किन का होता है? ऑब्जेक्ट्स का होता है। लेकिन होता किसके बराबर है? सेलेस्टियल बॉडीज की फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। बेटा मेरी बात को समझियो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मून के ऊपर है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको मून अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को आप उस ऑब्जेक्ट का वेट कहोगे। किसके ऊपर? मून के ऊपर। अगर जुपिटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को जुपिटर अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, उसे क्या कहोगे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द जुपिटर। बात को फॉलो किया? वैसे तो वो ऑब्जेक्ट जो सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर होगा, वो ऑब्जेक्ट भी सेलेस्टियल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम उसको वेट के हवाले से नहीं देखते। वेट हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया जाता और वो सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल होता है। जी मेरे बच्चे बात समझ आई है? जी बेटा, बेटा बात को फॉलो किया आपने? इधर आवाज। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा, जब आप कभी ये इसका मतलब वेट क्या है? अगर एक लाइन में बोलना चाहो, ये एक फोर्स है। वेट क्या है? एक फोर्स है। और मैस क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो ये एक मेन डिफरेंस है मैस और वेट के दरमियान। लेकिन यहां पे एक मिसकंसेप्शन होती है। जब आप कभी किसी बाजार जाते हो और किसी शॉपकीपर के पास जाके उससे कहते हो मुझे शुगर दे दो, अब वो शुगर का क्या करेगा? आपको वजन करेगा, उसका वेट करेगा। वो कहते लो जी ये 10 kg इसका वेट है। तो उसने जो मेजर किया, क्या वो वेट है? हां जी बेटा जी, सुमैया, हाजरा, वो क्या चीज होती है जो शॉपकीपर मेजर करते हैं? वो क्या बेटा? वो मैस होती है। सर वो मैथ होते हैं। जी मेरा बेटा, वो मैस होती है। वो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करता है, जिसे आप मैस कहते हो। तो नॉर्मली हम ये वर्ड तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमने इतना वेट ले लिया, तो बेसिकली क्या लिया होता है? वो हमने मैस ली होती है। लो बेटा, ये आपने वेट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। अब आते हैं
वेट का जो फॉर्मूला है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लिखा है। W इससे इसको जाहिर करते हैं और ये किसके बराबर है, mg के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, mg के इक्वल है। अब इसमें दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक m और एक g। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। m क्या है बेटा, इट इज द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, मैस है। और इसमें नजर आ रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट की मैस ज्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी ज्यादा होगा। अगर आपके पास एक ट्रक है और एक बाइक है, बताओ इस दोनों में से किसका वेट ज्यादा है, ट्रक का, क्योंकि उसकी मैस ज्यादा है। तो मोर मैस मोर वेट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा मैस ज्यादा वेट। दूसरा फैक्टर जो यहां पे नजर आ रहा है वो क्या बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं इसे, जी। वैसे जी पहले भी पढ़ा आपने, पिछले चैप्टर में भी जी की बातें हो रही थी। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, लेकिन ये डिटेल हम अगले टॉपिक में जाके करेंगे। अभी आप इसको क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को समझने से पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का थोड़ा पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बेटा, बेटा कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो, अर्थ सपोज कर लो, ये अर्थ है अगर, तो अर्थ के अराउंड यहां पे एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये अर्थ इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। वो स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट या अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी जिसके अंदर अंदर वह सेलेस्टियल बॉडी छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, उसे आप उस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हो। उसे आप क्या कहते हो, उस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड कहोगे। जैसे अर्थ है, इसके अराउंड भी ऐसा रीजन है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ ने उनके ऊपर क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है। और ऐसे ही मून जो है उसके अराउंड भी ऐसा ही रीजन होगा जहां जिसके अंदर अंदर मून ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा बेटा। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इस सेलेस्टियल बॉडी की मैस पे। जितनी बड़ी मैस होगी ग्रेविटेशनल फील्ड भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। छोटी मैस की ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगी, वीक होगी। बड़ी मैस की ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो मोर मैस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी मोर स्ट्रेंथ विल बी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये एक पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है। मोहम्मद, किस पे डिपेंड कर रही है, हैं? मैस पे। अर्थ, जैसे अर्थ एक सेलेस्टियल मैस है, अर्थ की मैस डिसाइड करेगी उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को। एक तो मैस है, एक और चीज भी है, डिस्टेंस। अगर आप अर्थ के करीब हो तो इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अर्थ से दूर जाते जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कम होती जाएगी। लेकिन डिस्टेंस की बात अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला हमारा फुल फ्लैज एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, एक पूरा नॉलेज है, हम उसमें जाके इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सेलेस्टियल बॉडी की मैस पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अर्थ की जी और अगर आप मून की जी की बात करो, किसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अर्थ की फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर जी ज्यादा है तो वेट भी, तो कहां पे वेट ज्यादा होगा, मून पे या अर्थ पे, अर्थ पे मून वेट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो दूसरा फैक्टर यहां,
जी बेटा, जी बेटा मेरी बात समझ आ गई है? सर मैं कह रही हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी बिल्कुल, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि अर्थ की मैस ज्यादा है, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट ज्यादा होगा। यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको पहले आपने अर्थ पे रखा और फिर मून पे ले जाओ, तो अर्थ पे उसका वेट ज्यादा होगा और मून पे उसका वेट कम होगा। तो वेट तो फिर एक ऐसा फैक्टर हो गया जो कि लोकेशन डिपेंडेंट है। अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करोगे तो वेट क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब एक और बात याद रखो कि जो मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना उसकी सरफेस के ऊपर, वो अर्थ के लिहाज से 1/6 होती है। मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। या ऐसे भी कह सकते हो कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 6 टाइम्स है, किसके लिहाज से, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से। क्लियर हो गया बेटा? तो वेट भी फिर कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का वेट 12 न्यूटन है और उसी ऑब्जेक्ट को अगर मून पे ले जाएं तो बताओ उसका वेट क्या होगा मून पे? अर्थ पे 12 है, अर्थ पे कितना है, 12 न्यूटन। तो अर्थ पे जो वेट है वो 12 न्यूटन है, तो मून पे वेट क्या होगा? बेटा इस चीज को जरा देखो, वेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर जी मून की जी 1/6 है तो मून पे जो वेट है वो भी क्या होगा, वो भी 1/6 होगा अर्थ के लिहाज से। बता सकते हो अगर अर्थ पे वेट 12 न्यूटन है तो मून पे कितना बनेगा? 12 का 1/6 करो, 12 का 1/6 करना आता है, और 1/6 का मतलब 12 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। मेरी बात समझ आइए? अगर फर्ज करो अर्थ पे वेट 36 न्यूटन है किसी ऑब्जेक्ट का, तो बताओ मून पे क्या होगा उसका 1/6। बताओ 36 का 1/6 कितना होता है? 36 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा है? 36 को 6 से डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा हमें, है? 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा बेटा। तो ये चीज आपने सीख ली यहां पे कि डिफरेंट जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली उन पे जो वेट की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट की वो भी डिफरेंट होगी। तो ये मैंने यहां पे जो अर्थ, मार्स और जुपिटर इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को लिख दिया है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो कि हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक हो गया? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 9.8 न्यूटन पर केजी। ये यूनिट कैसे ऐसे लिख दिया? ये जो वेट का फॉर्मूला है इसे आप लिखते हो mg। अगर मैं यहां से g को लिखना चाहूं तो g होगा W/m, और W चूंकि एक फोर्स है तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और मैस क्या यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो क्या बन गया यूनिट, न्यूटन पर किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट न्यूटन पर केजी है। वैसे ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेरी बात को समझो बेटा? अच्छा, और मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 1.63 न्यूटन पर केजी। ये सारी जो वैल्यूज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हवाले से लिखी है ना मैंने, ये इनकी सरफेस के ऊपर है। ये कहां पे, इनकी सरफेस के ऊपर, क्योंकि हाइट के साथ भी ये चेंज होती है। अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी से दूर जाओगे तो वहां पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आपने जो पॉइंट से कुछ अंडरस्टैंड किए। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वेट। वेट वेक्टर है या स्केलर है? क्यों ये वेक्टर है बेटा? ये फोर्स है इसमें डायरेक्शन है बेटा, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट इज अ फोर्स और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन होती है।
अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हाँ जी बेटा, ये हमेशा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ होगी। अगर मैं यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखूं अर्थ के ऊपर, तो ये इसके ऊपर जो हमारे पास वेट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, वेट की डायरेक्शन। और अगर मैं मार्स के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इसमें जो वेट की डायरेक्शन होगी वो मार्स के सेंटर की तरफ होगी। ये वेट की डायरेक्शन को बता रहा हूं। ऐसे ही जुपिटर के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसके ऊपर जो वेट है वो भी किस तरफ होगा? जुपिटर के सेंटर की तरफ। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि वेट की डायरेक्शन हमेशा सेलेस्टियल बॉडीज के सेंटर की तरफ होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए। ये क्या फिगर दिखा रही है? ये डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर एक पर्सन को दिखाया गया है। एक ही पर्सन डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जा रहा है, तो उसकी मैस क्या है? सेम है, 72 केजी। 72 केजी मैस लोकेशन के तब्दील होने के साथ तब्दील नहीं होती, ऐसे ही बेटा। लेकिन वेट तो तब्दील होता है, क्योंकि हर जो आपका प्लेनेट है उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसकी जी की वैल्यू डिफरेंट है, और अगर जी की वैल्यू डिफरेंट है तो डेफिनेटली पर्सन का जो वेट होगा उस प्लेनेट के ऊपर वो भी डिफरेंट होगा। तो ये पॉइंट भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो वेट है वो लोकेशन डिपेंडेंट है, जबकि मैस लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। हमने एक फार्मूला डिस्कस कर लिया, W=mg। अब इसका यूज आपको आना चाहिए। तो पहला न्यूमेरिकल जरा देखो क्या लिखा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? 10 kg। तो मैस हमें दे दी है, यहां पे हम लिख लेते हैं 10 kg। और आपने करना क्या है? इसका वेट बताना है अर्थ के ऊपर, और यहां पे जी की वैल्यू बता दी है। अर्थ के लिए कितनी है? 9.81 न्यूटन पर केजी। तो बताओ, आप वेट निकालना चाहोगे तो आपके पास फॉर्मूला है W=mg, और यहां से आप मैस को जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मैस हमारी 10 kg है और जी 9.81 है, मल्टीप्लाई करते हो 98.1। यूनिट क्या आएगा बेटा? जी मेरा बेटा न्यूटन ना मेरा बेटा, वेट इज अ फोर्स, तो इसका यूनिट यहां पे न्यूटन होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो। क्या लिखा है? ए 50 kg ऑब्जेक्ट, मैस हमें दे दी है, ठीक है। ये मैस, ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, मैस हमारे पास 50 kg है, ठीक है। और इसके अलावा क्या गिवन है? इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 490 न्यूटन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ग्रेविटी को वेट कहते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 490 न्यूटन। और आपने क्या करना है यहां पे? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताओ। तो आपने जी की वैल्यू बताना है। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए W=mg, और आपने खुद करना है, इसको मैं सिर्फ लिखूंगा। तो जी किसके बराबर होगा? W/m। W और m की वैल्यूज पुट कर दो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना ही आसान है, आप खुद देखोगे। इससे अगला सवाल जो है वो हम देख लेते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। जरा इसको पढ़ें, क्या लिखा है? स्टूडेंट यूजेस ऑफ फोर्स मीटर। बेटा फोर्स मीटर क्या है? वो भी हमारा अगला टॉपिक है। वेट मेजरिंग डिवाइस है। वेट मेजरिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मैस मेजरिंग है, वैसे ही ये वेट मेजरिंग डिवाइस है। टू मेजर द वेट ऑफ अ रॉक, एक रॉक का वेट मेजर करने के लिए स्टूडेंट फोर्स मीटर का इस्तेमाल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड फाइंड इट टू बी 50 न्यूटन। तो अर्थ पे जो उसने वेट मेजर किया वो कितना है? 50 न्यूटन है।
क्लियर हो गया बेटा? द स्टूडेंट देन टेक्स द सेम रॉक टू अ प्लेनेट, एक ऐसे प्लेनेट पे ले गया वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 1/3, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 1/3 है। किसके लिहाज से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से। तो आपने उसके ऊपर वेट बताना है, इसको आप W कह लो। उस प्लेनेट के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट, क्या चीज चेंज हुई है? बताओ क्या चीज चेंज हुई है? प्लेनेट के चेंज होने के साथ उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो गई है। तो बताओ जरा बेटा, अगर हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ 1/3 हो जाएगी तो वेट भी 1/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यह है कि प्लेनेट के ऊपर जो वेट होगा इट विल बी 1/3 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। और अर्थ पे जो वेट है वो कितना है हमारे पास? वो 15 है। इस तरह से क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन। बात को फॉलो किया? नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी आसान सा है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑन द अर्थ शोज दैट, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ऑन द अर्थ शोज दैट अ सील्ड कंटेनर विद अ गैस, ये थोड़ी वजाहत की हुई है, कंटेनर है, हैज अ मास ऑफ 250 ग्राम। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अर्थ के ऊपर है और उसने एक मैस को मेजर किया कंटेनर की, जो कितनी मैस है? 250 ग्राम। 250 ग्राम है। अच्छा, द कंटेनर इज देन टेकन टू द मून, इस कंटेनर को मून पे ले गए, वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 1/6 होती है। किसके लिहाज से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से। इफ द सेम कंटेनर इज वेट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑन द मून, व्हाट मैस विल इट शो? जी बेटा बताओ, मून पे जाके जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो मैस की क्या रीडिंग देगा? सोच लो, आप क्या मेजर कर रहे हो? अर्थ में भी आपने मैस को मेजर किया? हाँ जी, एक जैसी होगी, क्योंकि जो मैस है वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से आप यहां पे यही बताओगे कि जो मैस अर्थ के ऊपर है वही मैस कहां पे होगी? वही मैस मून पे होगी। मेरे बच्चों समझ आ गई? हाँ जी बेटा, आपको कोई इशू तो नहीं? बेटा क्लियर है? चलो बेटा, तो आज का लेक्चर यहां पे इसका इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट हमारा लेक्चर 5.3 नॉलेज के बारे में। जी बेटा वाइंड अप कर दें? ओके बेटा जी, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।